टू HN Academy अगेन। आज का क्लास हम लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं मैथमेटिक्स के सारे सिलेबस के बारे में बताऊंगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे करने, इन चैप्टर को कंप्लीट कैसे करने हैं। इन चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन तो सारे बुक्स में दिए गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड है, लेकिन क्या करेंगे हम उन क्वेश्चंस को बनाकर, अगर वो एग्ज़ाम में ना आए तो हमें उन क्वेश्चंस को बनाना है जो एग्जाम में आते हैं, और सब कुछ समझने के साथ साथ। अगर मान लीजिए कि मैं किसी भी चैप्टर को उठाता हूँ, जस्ट लाइक एक चैप्टर है नंबर एंड सिस्टम, मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है नंबर एंड सिस्टम, तो नंबर एंड सिस्टम की वो मोटी मोटी किताबें हम खत्म नहीं करेंगे। हमारे पढ़ने और पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होगा, तभी तो उसे स्मार्ट स्टडी हम कहेंगे और जल्दी रिजल्ट गेन कर पाएंगे। जैसे नंबर सिस्टम, मान लीजिए कि BSSC का एग्जामिनेशन हो या SSC का एग्जामिनेशन हो या कोई भी सा भी एग्जामिनेशन हो, उसमें नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आया होगा तो वो मैं चुन चुन के नंबर सिस्टम में करवाऊंगा आपको। उससे क्या होगा कि आप वो क्वेश्चन बनाओगे जो एग्जाम में आता है, यानी कि स्ट्राइकर क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ चुके हैं, और उसके आने के आप कह सकते हो कि 60 से 70% तक चांसेस है कि दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको वही क्वेश्चंस दिखेंगे। तो जब मैं उस क्वेश्चन को डील करूंगा तो साथ में उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज होंगे वो सारी चीज़ डिस्क्राइब करते चलूंगा, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। तो आज से ही आप एक कॉपी बना लो, नोटबुक, जिसमें मैं मान लो आज नंबर सिस्टम से स्टार्ट करता हूँ, तो नंबर सिस्टम के एक कॉपी बना लो और उस नंबर सिस्टम में उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करते जाना, और कंटिन्यू करते करते आपके पास एक अच्छी नोट्स तैयार हो जाएगी जिसको आप रिवीजन कर पाओगे एग्जाम के टाइम। ऐसा नहीं कि मैथ्स के नोट्स नहीं होते, मैथ्स के भी नोट्स होते हैं जिसमें आप इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते हो, है ना, तो वो आप करना। इस तरीके से हम लोग मैथ्स को करेंगे। मतलब मैथ्स करने का हमारा तरीका थोड़ा अलग होगा, चीज़ें तो वही होंगी लेकिन चीज़ें होंगी क्या, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में आती हैं वो होंगी। तो आज से मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा। एक बारी मैं पढ़ देता हूं जो बोर्ड पे लिखा है। मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स है, जैसे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एवरेज, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, SI CI यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, और भी कुछ चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये वो चीजें हैं, वो सिलेबस है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसके अलावा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बस यही सारे सिलेबस है जो आपको हर बार देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मेनली BSSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो BSSC में आपको नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन मिलेगा, एवरेज से मिलेगा, मतलब ये 10th लेवल का एग्जामिनेशन है तो इसमें बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो हम लोग फिलहाल उन चैप्टर्स को पहले पढ़ेंगे जो BSSC टारगेट करेगा, क्योंकि अपकमिंग एग्जामिनेशन में जो जॉब लोग को मिलने वाली है, जो जॉब लोग ग्रैब करेंगे वो BSSC है, क्योंकि इसमें 11,000 समथिंग सीट है। तो मैं पहले उन चैप्टर को चूज करूंगा जिससे क्वेश्चंस BSSC के एग्जामिनेशन में आते हैं, फिर धीरे धीरे सारे चैप्टर्स को कवर अप हम लोग करते चलेंगे, और एकदम इसमें वो क्वेश्चन ही आपको मेरे वीडियो में मिलेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं या जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, देखते हैं नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम्स में हमें बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे डेसिमल्स, डिविजिबिलिटी, रियल नंबर्स, फैक्टर्स, रिमाइंडर थ्योरम, बेस सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, फ्रैक्शंस, LCM HCF, ये सारी चीज़ें। इतने सारे चैप्टर्स तो लिखे, आप देख के घबराना नहीं कि इतने सारे चैप्टर्स इसके अंदर और इसको पढ़ेंगे इतना टाइम लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बहुत ईजी है और क्वेश्चन वाइज ही आप समझते चलोगे। बस क्वेश्चंस मैं पुट अप करूंगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझते चलना और अपने नोटबुक में उसे लिखते चलना, और उससे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन मैं अपने चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगा कि उससे बाहर आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए। अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं और यहीं से आप लोग समझना शुरू कीजिएगा। काफी इजी क्वेश्चन, 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें, है ना। 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके लिए 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज है कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या बहुत छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राकृतिक संख्या वैसे संख्या को कहते हैं, मतलब गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, और गिनती की संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। मतलब 1 से अनंत तक की जितनी संख्या है सारी प्राकृतिक संख्या हो गई। तो क्या हम 0 को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं? नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। जब पूर्ण संख्या की बात कहेंगे तो उसमें 0 शामिल होगा।
और अगर प्राकृतिक संख्या की बात कहें तो वो 1 2 3 4 डॉट 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 यह अनंत तक जाएगा, वो हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आप समझ गए। अब औसत, मान लीजिए कि आपके पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसका औसत निकालने के लिए कहा गया। तो औसत आप कैसे निकालेंगे? 2 + 3 + 4 + 5 और बटा में ये संख्या टोटल कितना है? 1 2 3 4, तो बटा 4 कर देंगे। मतलब औसत का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी चीज़ें आपको दी गई है उसका जोड़, और वो संख्या कितनी है उतना से आप डिवाइड कर दीजिए। तो संख्या 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दिए, और संख्या क्या था? 2 3 4 5, तो इसको जोड़ दिए। तो ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो औसत निकल जाएगा। आप इसमें दो बातें समझ गए, औसत क्या होता है और प्राकृतिक संख्या क्या होता है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया? 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि औसत निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? 1 2 3 4 और डॉट 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 करके कहाँ तक? 149 तक, यानी 1 से लेके 149 तक का जोड़ निकालना पड़ेगा हमें कि इन सब का सम कितना आता है ना। इन सब का सम निकालना पड़ेगा, और इन सब का सम निकाल के डिवाइड करना पड़ेगा कितना से? 149 से। क्यों भाई 149 से? क्योंकि 150 से छोटी सभी संख्या है, तो 150 से छोटी सभी संख्या तो 149 ना होगा, 1 से लेके 149 तक 149 होगा, यानी कि नंबर टोटल 149 तक। और हमारे पास संख्या है 1 2 3 4 करके 149 तक, तो इन सब का जोड़ भी आना चाहिए। अब देखिए, ये हम समझ गए कि हमें औसत निकालने के लिए ये निकालना है, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो क्या ये संभव है कॉम्पिटिटिव लाइन में कि आप 1 2 3 4 5 ये जोड़ते रहो? नहीं। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला को मैं साबित करके भी आपको बताऊंगा। इसमें अगर आपको सभी औसत संख्याओं का योग निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n × n + 2/2, n × n + 1/2 होता है। तो देखिए, मान लीजिए फॉर्मूला आपके पास n × n + 1 और टोटल का बटा 2, ये फॉर्मूला होता है। ये कैसे काम करेगा? मान लीजिए संख्या हमारे पास है 1 2 3 4 5, ये संख्या हो गई गिनती वाली। अब इसका जोड़ अगर हमें निकालना है, जोड़, तो इसका जोड़ निकालिए। n का मतलब वो ये संख्या टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 है, तो 5 हो गया, यानी n की जगह पे कितना हो गया? 5। फिर n + 1 है, यानी 5 + 1, यानी ये कितना हो गया? 6, और टोटल का बटा क्या है? 2। तो 2 से 6 कितने बार में कटेगा? 3 बार में, यानी ये डिजिट क्या आ गया? 15। मतलब इन सबको जोड़ के क्या आना चाहिए? 15। आप देख लीजिए जोड़ के, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, यानी कि ये फॉर्मूला लग रहा है। एक चीज़ और आप कर सकते हैं ट्राई, मान लीजिए एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, जैसे n × n + 1/2, मैंने ये फॉर्मूला बताया। आपके पास है 1 2 3 4 5 और 6, इन सब का जोड़ निकालना है, प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। तो n कितना है यहाँ पे? 6 है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। तो 6 × 6 + 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 6 × 7/2। 2 से 6 कटा 3 बार में, यानी 7 3 21। आप जोड़ के देख लीजिए, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21, आगे जोड़ के 21। मतलब ये फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है। यानी अगर हमें प्राकृतिक संख्या का सम निकालना है तो हमें क्या करना है? n × n + 1/2। तो यहाँ पे n टोटल कितना है? 149 है ना, तो ये हो गया 149, और गुना 149 + 1 यानी 150, और बटा में क्या? 2, और इन टोटल का बटा कितना था? 149, तो ये 149 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपके। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 149 गुना 150 बटा 2 गुना 1 बटा 149। एकदम मैं बारीकी से लिख के आपको बता रहा हूँ। 149 यहाँ भी है और 149 यहाँ भी है, काट दीजिए। 2 से 150 को काट दीजिए, कितने बार में कटा? 75 बार में। तो 75 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ आई होगी, और ये जो इसका इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आप नोट कर लें। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? ये है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर कहा जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग की बात की जाएगी, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और किसी में भी अप्लाई करेंगे निकल जाएगा। योग जब निकल जाएगा तो औसत आप निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 2 नंबर, 3 का पावर 7, 3 का पावर 12 और 3 का पावर 17 का लघुत्तम समावर्तक निकालें। ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है। लघुत्तम समावर्तक क्या होता है भाई? देखिए कॉन्सेप्ट, मान लीजिए मैंने आपके सामने 4 डिजिट लिखा, 2 4 6 8, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई बताओ तुम कि इसका एलसीएम क्या है। तो आप हमें क्या बताइएगा? इसका एलसीएम आप हमें बताइएगा कि 2 4 6 8 का एलसीएम क्या है?
सॉल्व कीजिएगा तब निकालिएगा। मतलब आप वो चीज़ सोचिएगा जो 2 के भी पहाड़ा में आए, जो 4 के भी पहाड़ा में आए, जो 6 के भी पहाड़ा में आए और जो 8 के भी पहाड़ा में आए, और वो डिजिट लिस्ट होना चाहिए, यानी कि कम से कम वाला होना चाहिए। तो 8 का जो सबसे बड़ा वाला डिजिट है, हम सोचेंगे कि क्या 8 ये सबके टेबल में आ रहा है, 2 में तो आ रहा है, 4 में तो आ रहा है, लेकिन 6 में नहीं आता, यानी 8 एलसीएम नहीं होगा। 16 हो सकता है, 8 का डिविजिबल 16 है, तो 16 हो सकता है क्या? 16 भी नहीं है, क्योंकि 16 6 में नहीं आता है। 24 है क्या? तो हाँ 24 है, 8 तिया 24 होता है। तो अब देखिए 24 2 के भी टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है, 6 के भी टेबल में आता है और 8 के भी टेबल में आता है। तो 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी हम सोचेंगे इस तरह, अपने सोच को डेवलप कीजिए। जो सबसे बड़ा डिजिट होता है वो अगर एलसीएम है तो ठीक है, नहीं तो उसका जो गुणज है वो एलसीएम हमारे किसी भी डिजिट का हो सकता है। तो 8 का गुणज क्या है? 8 मतलब 8 के टेबल में क्या आता है? 16 आता है। तो 16 हो सकता था क्या एलसीएम? 16 नहीं हो सकता था, क्योंकि 6 के पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए ये कट गया। तो 16 से हम जस्ट आगे बढ़ेंगे तो किस पे बढ़ेंगे? 24 पे। फिर देखिए कि 24 सब में आता है, 2 में 4 में तो आता है, 6 में भी आता है, 8 में तो आता है, ये तो 24 एलसीएम हो गया। ठीक उसी तरह हम देखेंगे 3 का पावर 7, 3 का पावर 12 और 3 का पावर 17। ये कौन सा चीज़ है, जो कौन सा है जो सबसे बड़ा है? पहले आप ये सोचिए। तो आप कहेंगे कि 3 का पावर 17 ये सबसे बड़ा है। अब आपको देखना है कि इसके पहाड़ा में ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें आएगा। पहाड़ा में आने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि क्या वो डिजिट इससे कटेगा। जैसे देखिए मैं अगर यहाँ पे 24 लिखता और बटा में 2 लिखता तो आप देख पाएंगे कि ये कट जाता। अगर मैं यहाँ 24 लिखता, ये बटा में 4 है लिखता, तो आप देख पाएंगे कि ये भी कट जाता। ये 24 बटा अगर 6 लिखता तो 6 से 24 4 बार में, और लास्ट अगर 24 बटा 8 लिखता तो ये 3 बार। मतलब सब ये डिविजिबल होता, सब कट पाता। अगर कट जाता है वो तो वो उसका एलसीएम हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे 3 का पावर 17 ये सबसे बड़ा है, वो मैंने लिख दिया। अब अगर 3 का पावर सबसे 17 है तो क्या ये 3 के पावर 7 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 3 का पावर 7, क्योंकि पावर में आपको पता है कि ये जुड़ता है। 3 का मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, 3 का पावर 2 है और गुना 3 का पावर 3 है, तो इसे हम लोग 3 का पावर 5 कह सकते हैं, है ना। तो 3 का पावर 5 और बट्टा अगर 3 का पावर 3 है तो ये कटेगा ना, इससे बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 3 का पावर 5 कहने का मतलब है कि ये 3 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 है और नीचे 3 का पावर 3 है, तो ये कट के 3 का पावर 2 तो बचेगा ही। तो 3 का पावर 17 और 3 का पावर 7 है, मतलब डिविजिबल है। 3 के पावर 12 से ये भी डिविजिबल है, 3 के पावर 7 से ये भी डिविजिबल है, मतलब सबसे बड़ा जो है वही इसका एलसीएम है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा बी नंबर। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। ये सारे क्वेश्चन पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन 2017 में बीएसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। और कब पूछे गए हैं? 29 जैन को जो पेपर बीएसएससी का हुआ था उसमें 29 जैन 2017 को जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो सारे पूछे गए, और मैंने उसी क्वेश्चंस में से ये सारे क्वेश्चंस निकाले हैं जो भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे। इसके पहले एक एलसीएम एचसीएफ भी था, वो भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने वहीं से निकाले हैं। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन मैं उठा के बता रहा हूँ, जी नहीं, सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि डायरेक्ट स्ट्राइक करे आपके एग्जाम में। अभी देखिए अभी वाला क्वेश्चन 2002 और बटा 200.2। एक बार मैं क्वेश्चन इसका वेरीफाई कर लूँ कि पॉइंट उल्टा सीधा तो नहीं हो गया। क्वेश्चन ठीक है, मैंने देख लिया, क्वेश्चन ठीक है, पॉइंट सही जगह लगा है। देखिए एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि आप लोगों में किसी को कुछ आता ही नहीं है, आता है थोड़ा बहुत आता है लेकिन बाकी नहीं आता, इसलिए मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर 3.4 को हम लिखेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे? 34/10, क्योंकि अगर आप पॉइंट हटाते हैं तो 1 देते हैं और इसके बाद जितना अंक होता है उतना 0 देना पड़ता है। अगर 4.7 लिखते तो इसे क्या लिखना पड़ेगा? 47/10। अगर 3.48 रहता तो इसको क्या लिखते? 348/100। क्यों? क्योंकि इसके बाद 2 अंक है। वैसे ही इसको लिख लेंगे हम लोग। देखिएगा ध्यान से, इसका पॉइंट हटाएं तो 1 दिए और 3 अंक है तो 3 0। इसका पॉइंट हटाएं तो 1 दिए और 2 अंक है तो 2 0। बात समझ पा रहे होंगे आप। मैंने पहले इसको तोड़ा तो इसका पॉइंट हटा तो 1 नीचे गया और 3 डिजिट है तो 3 0। उसी तरह इसका पॉइंट हटा तो 1 ऊपर गया और 2 डिजिट है तो 2 0 ऊपर। ये नीचे था इसलिए इसका 0 ऊपर आ गया। अब वैसे ही इसको, इसमें तो कुछ पॉइंट है ही नहीं तो इतना ही रह जाएगा। इसमें पॉइंट है तो इस पॉइंट के बदले 1 और इसके बाद 1 अंक है तो 1 0 लिख दिया हमने। आसान लगता है लेकिन थोड़ा सा आप गड़बड़ाओगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये कट गया पूरा,
ये कट गया पूरा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये क्या बचा 1/10 बच गया आपका, प्लस ये क्या बचा, सब तो कट के 1 बचा, 10 को 1 से गुना करेंगे आप तो पाएंगे कि 10 आता है, इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10 को 0.1 लिख सकते हैं और प्लस 10 लिख सकते हैं, है ना। या फिर आप अगर ऐसे ना समझें तो आप इसके नीचे 1 लिख के इसका भिन्न का जोड़ बना लीजिए, 1 प्लस 1 के पावर में 10 10 बार में 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100, और 100 को आप 1 जोड़ेंगे तो 101, 101/10 होता है। अब 1 जीरो है तो 1 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, 1 जीरो है तो देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर कोई समझ में ना आए किसी को तो 1 जीरो है तो इसका आंसर हो जाएगा 34.6। अगर 3 7 6 8 और बटा 100 रहता तो 2 जीरो है तो पीछे से 2 अंक के पहले पॉइंट पड़ता है, तो ये 2 अंक के पहले पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया तो 37.68। वैसे ही 101/10 है तो 1 जीरो है तो 1 अंक के पहले पॉइंट पड़ जाएगा, यानी कि 10.1। 10.1 कौन है, ये है। इसके बाद कितना भी जीरो दे दे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए 4 नंबर, आसान क्वेश्चन है ये भी। 1 + 1/5 × 4 प्लस 1/1 + 5 × 4 का स्क्वायर प्लस 1/1 + 5 × 4 का क्यूब। इसमें आप कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, तो इसे आप डायरेक्टली लिख लीजिए। 1/5 × 4 क्या होगा 1/20। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 को 5 से गुना करेंगे तो 16 × 5 = 80, 4 चौके 16 चौके 64, और 64 को 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 2 6 5 30 और 2 32, यानी कि 320 हो गया ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इन सब का एलसीएम क्या आएगा 320 आएगा। 1 के 320 से करेंगे तो 320 प्लस 20 के पहाड़ा में 320 कितने बार में आएगा 16 बार में, और 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16। 80 के पहाड़ा में 320 4 बार में आएगा, 8 चौके 32, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, और 320 के पहाड़ा में 320 एक बार में, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। अब इसको देखिए 320 और 16 4 कितना होता है 20, तो 340 और 1 341, और 341/320, क्योंकि ये डिजिट कटने वाला है तो 341/320 इसका आंसर हो जाएगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं, बस ऐसे लिखिए सॉल्व कीजिए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर सीरीज का क्वेश्चन चल रहा है, नंबर सिस्टम का, एग्जाम में आया हुआ 29 जनवरी 2017 को। क्वेश्चन है 4x² - 10xy + 6y² = 0। तो हमें x/y निकालना है, यानी x का मान और y का मान। देखिए ऐसे क्वेश्चन में 2 वेरिएबल है, कुछ मत कीजिए, ऑप्शन से चलिए। देखिए पहले समझिए कि ऑप्शन क्या क्या है। आप देख पा रहे हैं कि 1:1, 1:1, 1:1, 3 ऑप्शन में है, मतलब कि 1:1 मेरा आंसर होने का चांस है। इसका मतलब x का मान 1 और y का मान 1 होने का चांस है। हम इसमें रख के देखेंगे, x की जगह भी 1, y की जगह भी 1। अगर 0 आ गया इसका मतलब 1:1 आंसर होगा। रखिए यहाँ पे 1 रखिए, 4 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी ये हो गया 4 माइनस 10 गुना x की जगह 1, y की जगह 1, तो 1 के 1 गुना करके 1 यानी कि 10 हो जाएगा, प्लस y की जगह 1 रखेंगे तो 6 × 1 6 हो जाएगा, बराबर में 0। तो देखिए 6 4 10, 10 में से 10 घटाएंगे तो आप पाएंगे कि 0 आता है, 0 = 0। यानी एक चीज़ तो हमें पता चल गया कि 1:1 इसका आंसर होगा। अब 1:1 किस किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें, मतलब हमारा ऑप्शन कभी अभी सिर्फ एक ही छटा है, अभी हमें और छाटना पड़ेगा ऑप्शन। अब देखिए चांसेस है इसके भी होने का कि सिर्फ 1:1 ही हो, 2:3 ना हो और 3:2 ना हो, तो हमें इन दोनों में से किसी एक को चेक करना पड़ेगा। या तो आंसर ये हो सकता है या तो आंसर ये हो सकता है, या अगर इन दोनों में कोई पे भी नहीं आएगा तो आंसर हम इसे मान लेंगे। तो हम एक चेक कर लेते हैं, मान लीजिए 3:2 को चेक कर लेते हैं कि x/y का मान 3:2 भी है। इसका मतलब x का 3 और y का 2 होना चाहिए। तो x की जगह अब हम 3 रख के देखते हैं। देखिए यहाँ अगर आप 3 रखेंगे तो आप पाएंगे कि 3 का स्क्वायर माइनस 10 × 3 × y का मान कितना है 2, तो 2, फिर प्लस 6 × y का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर में क्या आना चाहिए 0। अब 4 × 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36, माइनस 10 × 30, 30 दूनी 60, और प्लस 2 दूनी 4, 6 4 को 24, बराबर 0। तो देखिए 36 और 24 आप जोड़ेंगे तो पाएंगे कि 60 होता है, और 60 में से 60 घटाएंगे तो 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने x y का रेशियो 3:2 रखा तब भी 0 0 पे लाई कर गया, और x/y का वैल्यू 1 और 1 रखा तब भी 0 0 पे लाई कर गया। इसका मतलब हमारा x और y का रेशियो 3:2 के साथ साथ 1:1 भी होगा। इसका मतलब इसका आंसर 4 सही होगा। देखिए सब क्वेश्चंस में फॉर्मूलाज ही नहीं चलते हैं, कुछ क्वेश्चन में अपना दिमाग चलता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप ऑप्शन से भी छाटिएगा, मतलब वो चीज़ें पकड़िएगा कैसे क्वेश्चन सही बन सकता है ना। तो ऑप्शन से चल के इसका आंसर ये आ गया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन
7 नंबर 27, 63 और 72 का एलसीएम निकालना है। आप कहेंगे कि क्वेश्चन काफी आसान है, आसान है लेकिन सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए हम यही करेंगे। मैंने स्टार्टिंग लिया एकदम आसान चीजों से ताकि आप क्लास में इंटरेस्टेड रहो। और ये नहीं है कि आसान है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, काफी इम्पोर्टेंट है, इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को सब कुछ आना चाहिए और तरीके भी सब पता होने चाहिए। जैसे देखिए इसका एलसीएम हमें निकालना है। 27 को अगर आप तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 पाएंगे। 63 को आप तोड़ेंगे तो 9 7 63 होता है, यानी 3 गुना 3 गुना 7, 3 3 9, 9 7 63। 72 को अगर आप तोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि 3 3 9, 9 8 72 होता है, तो ये आएगा टूट के 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। बस अब देखिए कि इसमें कॉमन कौन है जो तीनों में मिल रहा है। ये और कुछ कॉमन है नहीं, तो जो कॉमन होता है सब में वो HCF होता है, और जो कॉमन के अलावा बच जाता है वो LCM होता है। तो ये 3 बचा, ये 7 बचा, ये 2 बचा, ये 2 बचा, ये 2 बचा, ये सब इसका LCM है। 3 3 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 को 7 से गुना कीजिए, 7 6 42 का 2, 7 4 11, 7 दूनी 14 15, यानी 15 12 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है। स्टार एक्स मान लीजिए इसके कि किस न्यूनतम मान के लिए संख्या, ये जो संख्या दिया है ये 11 से डिविजिबल होगा। संख्या हम लिख लेते हैं 6 4 8, और इसकी जगह स्टार है, मतलब इसकी जगह हमें वो डिजिट लिखना है 4 5 8। इसको हम 11 से काटें तो कट जाए, ये क्वेश्चन है। 11 से भाग दे और इसकी जगह कौन सा संख्या लिखे कि 11 से भाग दे तो वो कट जाए। तो देखिए 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए कि 11 से भाग देने का नियम क्या होता है। मैंने एक डिजिट लिखा है यहाँ पे 1331, ये 11 से कटता है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो 11 से कटने का एक नियम है ना, कि एक एक छोड़ के आप अंक को जोड़िए। मान लीजिए एक के बाद इस अंक को हमने छोड़ा तो ये 3 आया, तो इन दोनों को जोड़िए। फिर उसके बाद दूसरा अंक इससे स्टार्ट करेंगे और उसके बाद वाला को छोड़ेंगे, फिर बाद वाला देखेंगे, तो ये आया, यानी 3 + 1 लिख दिया हमने। अब जो लिखा और उसके बीच का अंतर अगर 0 के बराबर है तो वो 11 से कटेगा। 3 + 1 4, -3 + 1 4 0 होता है, 0 के बराबर, इसका मतलब 1331 11 से कटेगा। एक नियम ये हो गया। और दूसरा नियम ये कहता है कि अगर आप अल्टरनेट डिजिट को जोड़ रहे हैं, और उन दोनों का अंतर 11 के बराबर है, 11 के, तो भी वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बात को समझ गए आप। अब हम इस क्वेश्चन में अपना वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जैसे इस सब को जोड़ेंगे एक एक छोड़ के, यानी कि 6 + 8 + 4 + 8, इसको हमने जोड़ा। फिर डिजिट कौन है, 4 + स्टार + 5, तो 4 + स्टार है कुछ और प्लस में क्या है 5। इन सबको जोड़ेंगे और इन सब के बीच का अंतर या तो 0 या तो बराबर की 11 के बराबर होना चाहिए, तो वो हमारा आंसर 11 से डिविजिबल होगा। 6 4 10, 10 8 18, 18 8 26, ये 26 आ गया माइनस। देखिए इसको जोड़ के कभी भी 26 नहीं आएगा, तो हमें ये सोचना है कि 26 में से क्या घटाएं कि वो 11 के बराबर आ जाए। तो हमारे पास क्या है 5 4 9, और ये स्टार है, इतना है। इसे हम सॉल्व करेंगे और स्टार का वैल्यू निकाल लेंगे। तो मान लीजिए ये इधर जाता है, ये इधर आता है, तो 26 - 11 बराबर 9, प्लस ये स्टार हो गया हमारा। ये 11 इधर आ गया, 26 में से 11 घटाइए, आप पाएंगे कि 15 आता है, बराबर 9 प्लस ये स्टार हो गया हमारा। स्टार निकालिएगा तो 9 इधर जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, ये स्टार बराबर आपका बचेगा 6। 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। कॉन्सेप्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि अल्टरनेट डिजिट के सम, ये अल्टरनेट डिजिट का सम और ये अल्टरनेट डिजिट का सम का अंतर अगर 0 या 11 के बराबर है तो वह अंक 11 से डिविजिबल होगा। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एपी का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन है आपका √2, 3√2 और 5√2 का 18वां पद क्या होगा। 18वां पद हमें निकालना है। देखिए एपी मैं पहले समझाता हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। 2, 4, 6, 8 ... ये हमारा एपी में है,
समझ में आ रहा है आपको? ये हमारा एपी में है। एपी में कब हम कहेंगे? एपी में हम तब कहेंगे जब इसके बीच, इसके बीच और इन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर होगा। देखिए 2 और 4 के बीच का डिफरेंस 2, 4 6 के बीच का डिफरेंस 2, 6 8 के बीच का डिफरेंस 2। मतलब इस टर्म को, सीरीज को देख के हम ये समझ पाए कि ये एपी में है। अब जब एपी में है तो एपी में एक फॉर्मूला होता है। एपी में जब हमें टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो भी tn का ये फॉर्मूला होता है, जो भी टर्म हमें निकालना होता है उसका ये फॉर्मूला होता है। मतलब आप समझ पा रहे हैं? जैसे कि देखिए ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इसके बाद का जस्ट टर्म क्या होगा? 10। अगला तो 10 होगा। ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये पांचवे पे, तो पांचवा टर्म हमारा 10 होगा। अब पांचवा टर्म का मतलब क्या हुआ कि ये n का जो वैल्यू है वो 5 है, मतलब t 5 है। और a क्या होता है? a जो सबसे पहले लिख दिया वो a होता है, यानी a है हमारा 2। n क्या है? क्योंकि हम पांचवा टर्म निकाल रहे हैं तो n हमारा ये है, और -1। और d क्या होता है? d होता है इन दोनों के बीच का अंतर। तो 2 और 4 के बीच का अंतर कितना का है? 2 का है। तो अब देखिए 2 प्लस 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, और 2 से गुना कीजिए तो 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि 10 आता है। इसका मतलब क्या हुआ? t5 10 हो गया, मतलब पांचवा टर्म 10 हो गया। समझ पाया? मैंने फॉर्मूला को भी वेरीफाई कर दिया, और टर्म से तो आप समझ ही रहे हैं कि 8 के बाद 10 आएगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम वही इसमें निकालेंगे, इस प्रश्न में जो हमें दिया गया है। समझते जाइएगा बस ध्यान से, काफी इजी चीजें हैं। वही हम इसमें भी करेंगे इसके साथ, क्योंकि ये एपी में पहले ही पता है हमें। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 3 5, तो अगला 7, अगला 9, अगला 11, ऐसे करते हुए 18वां टर्म तक हमें निकालना है। तो a का मान √2 है ना। फिर d यानी इन दोनों के बीच का अंतर, तो 3√2 में से हम √2 को घटाएंगे तो आप पाएंगे कि 3√2 में से √2 घटेगा तो 2√2 आ जाएगा। 5√2 में से 3√2 को घटाते तो 2√2 आ जाता, सब जगह वही आएगा। n बराबर क्या दिया है क्वेश्चन में? 18, क्योंकि 18वां टर्म हमें निकालना है तो हम निकाल लेंगे t18 बराबर सेम फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। a कितना क्वेश्चन में? a है √2 लिख दीजिए। n कितना? 18 माइनस 1 लिख दीजिए। d कितना? d अभी हमने निकाला 2√2, तो यहाँ पे हो गया √2 प्लस 18 में से 1 जाएगा तो 17 गुना 2√2 इतना आ गया। अब 17 को 2 से गुना कीजिएगा तो आप पाएंगे कि 34 आता है, और √2, 34√2 में √2 जोड़िएगा तो 35√2 है ना। 34√2 और एक √2 और है तो 34 और एक 35 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 का पावर 3.5 और 2 का पावर 5 है। इसका आंसर क्या है? और दोनों के बीच में अनुपात है। देखिए अनुपात आप समझ लीजिए, 3:2 का मतलब 3/2 होता है ना। तो अनुपात को हम बटा के रूप में लिखते हैं। और एक चीज और समझ लीजिए कि अगर 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 4 है तो इसे हम 2 का पावर 7 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर जुट जाता है। अब यहाँ 4 को हम क्या लिखेंगे? हमें बेस सेम करना पड़ेगा, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर, और फिर ये क्या है? टोटल का 3.5, और बटा, क्योंकि अनुपात है तो बटा 2 का पावर 5 हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो ये 4 हो गया, और 4 का पावर 3.5, तो इसे हम 2 का पावर 7 लिख सकते हैं, और बटा 2 का पावर 5 इतना तो हम दे ही सकते हैं, क्योंकि 3.5 गुना 2, 3.5 को 2 से आप गुना करेंगे तो 7 आएगा। अब 2 का पावर 7 को आप लिख दीजिए 2 का पावर 5 गुना 2 का पावर 2 बटा 2 का पावर 5। ऐसा हमने क्यों लिखा? ताकि नीचे के 2 का पावर 5 से 2 का पावर 5 कट सके। तो 2 का पावर 5 बटा 2 का पावर 2 बचा बटा 1, 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4 और बटा 1, यानी कि ये कितना हो गया? 4:1। मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4:1, है ना। आज हमने अपने क्लास में टोटल 1 से लेके 10 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 29 जनवरी 2017 को जो भी नंबर सीरीज से क्वेश्चंस आए थे वो हमने कर लिया। आगे भी दूसरे एग्जाम्स में से जो भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आए हैं वो हम करेंगे, और इस तरीके से आपका टोटल क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा दूंगा धीरे धीरे करके। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा क्लास वाइज क्लास। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं नंबर सिस्टम के साथ।